हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो सबसे बर्निंग टॉपिक है वो अरावली है। तो अरावली पर्वत कटने से उत्तराखंड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हम एक होलिस्टिक अप्रोच देखेंगे कि उत्तराखंड में पर्यावरण दृष्टि से वैसे ही संकट है। ठीक है, आप जानते हैं कि लगातार देहरादून का AQI कितना हो गया, 350 से ज़्यादा हो चुका था कल। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब उत्तराखंड भी इस पर्यावरण प्रदूषण से अछूता नहीं है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले से उत्तराखंड में प्रदूषण नहीं था, लेकिन पहले से उत्तराखंड में वायु प्रदूषण इतना भी ज़्यादा नहीं था। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो अरावली जैसे पर्वत श्रेणियाँ हैं, अगर ये कटती हैं तो उत्तराखंड पे इसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, पर्यावरण दृष्टि से तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके बाद इकोनॉमिकली दृष्टि से भी पड़ेगा। लगातार आपदाएं, वैसे भी हमारा जो राज्य है वो आपदा प्रोन है, बहुत ज़्यादा आपदाएं यहाँ पर पहले से ही आता है। भूस्खलन आप ले लो, अगर एक बड़ा भूकंप आ गया तो फिर तो बहुत ही तहस नहस हो जाती है ना। भूकंप हो गया, और अब ये जो वायु प्रदूषण है ये भी देखने को मिलेगा। अब मैं ये नहीं चाहता कि बहुत जल्द हमारे ग्लेशियर क्या हो जाए, पिघलने शुरू हो जाए, जिससे बाढ़ जैसी समस्याएं भी देखने को मिले। वैसे मिल तो रही हैं थोड़ा बहुत, जितनी भी मिल रही, पर अब उनकी गति क्या हो जाएगी, फिर डबल स्पीड की हो जाएगी। तो हम पूरे ही अरावली घटनाक्रम के बारे में जानेंगे। स्टार्टिंग से देखेंगे कि 1990 में क्या हुआ था, फिर 2009 में क्या हुआ था, फिर 2024 में क्या हुआ, और अब 2025 में इसका जो हमको इतना बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है, ये आप यहाँ पर थंबनेल में थोड़ा सा देख सकते हैं, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1990 में क्या होता है। देखो, 1990 में क्या हुआ था कि जो खनन हो रहा था, ठीक है, कहाँ पर, अरावली श्रेणी में, वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसके कारण क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं भी गई थी। उन याचिकाओं के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था, 2009 में क्या करा था, एक फैसला लिया था। उन्होंने फैसला लिया कि अरावली के संरक्षण के लिए हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात जिले में खनन पर क्या हो जाएगी, क्या कर दें, पाबंदी कर दें। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं अरावली रेंज को। अरावली रेंज मेनली क्या होता है कि गुजरात से शुरू होती है, फिर राजस्थान में जाती हैं, फिर हरियाणा में होते हुए, और फिर दिल्ली हमारे क्या है, यूनियन टेरिटरी है। और पहले हमारे पास क्या है, 3 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। ठीक है, तो 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी। अब जहाँ पर हम राज्य की बात करते हैं ना, तो राजस्थान यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणियाँ जो 90% है वो कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, अब देखो, एक सिंपल से बात बताओ, आप ही अपने दिमाग में सोचो कि इन लोगों को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। देखो, हमारे उत्तराखंड में भी आप जानते हो कि कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने पर्यावरण के लिए अपनी जान तक देने की कोशिश करी है। जैसे चिपको आंदोलन की प्रेरणा आपको पता ही है, गौरा देवी जी है ना, सुंदरलाल बहुगुणा, विश्वेश्वर दत्त सगलानी जी हो गए, चंडी प्रसाद भट्ट हो गए, और मेरे दिमाग में कल्याण सिंह रावत जी का नाम हमेशा आता है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो वैसे ही आप देखो, राजस्थान का बिश्नोई समाज, वो अपने पशुओं को, वन्य जीव को बचाने के लिए बहुत आगे हद तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो हुआ क्या था कि 1990 की घटना आपको पता चल गई। खनन को रोकने के लिए 2009 में इन जगहों पर खनन की क्या कर दी, पाबंदी कर दी। फिर आता है एक साल 2010 का। ठीक है, अब 2010 में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है इन 3 राज्य, मतलब कौन से 3 राज्य, गुजरात, राजस्थान और अपना हरियाणा और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली को, ये कहता है कि आप हमें क्या दो, परिभाषा दो। ठीक है, कि किस पर्वत को आप अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। इसके साथ हमारा एक जो इंस्टीट्यूट है, कौन सा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये इंस्टीट्यूट भी जुड़ता है। ठीक है, एक सरकारी वो है। ठीक है, तो ये भी जुड़ता है। तो ये क्या कहते हैं कि 2010 में जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि हम पर्वत किन्हें मानेंगे, हम पर्वत उन्हें मानेंगे जिनकी ढाल 3 डिग्री से ज़्यादा हो, ऊंचाई क्या हो, 100 मीटर के ऊपर हो, और 2 पहाड़ियों के बीच की दूरी कितना हो, 500 मीटर हो, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये तो क्या करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अपनी परिभाषा देता है, राज्य अपनी परिभाषा देते हैं, और वो परिभाषा क्या नहीं होती, मैच नहीं होती है। ठीक है, जब वो मैच नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट 2024 में क्या कहता है, एक कमेटी बैठाने की बात करता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट 2024 में अरावली की पूरी पर्वत श्रृंखला पर खनन के लिए नए पट्टों और पुराने पट्टों के नवीनीकरण पर रोक लगा देता है। साथ ही अपनी केंद्रीय समिति, अब केंद्रीय समिति कौन बनती है, देखो, केंद्रीय समिति बनती है इन संस्थानों से। देखो, पहला आता है पर्यावरण मंत्रालय, दूसरा आता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तीसरा आता है वन विभाग। कौन से राज्यों के वन विभाग, तो राज्यों के कौन से राज्य, वही अपने गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 3 राज्यों और इस यूनियन टेरिटरी के वन विभाग। फिर जो हमारा भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण है ये, और अपनी
अपनी प्रतिनिधियों को भी क्या करता है, इस समिति में शामिल करता है। अब ये समिति क्या करती है कि 2025 में 20 नवंबर को मतलब 2025 में अपनी रिपोर्ट देती है और 20 नवंबर को क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट इसे स्वीकार भी कर लेती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट इसे स्वीकार कर लेती है ना, तो उसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सिर्फ 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ियों को ही अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। अब देखो यहाँ पर शेड्यूल 6 की बात करना भी बहुत ज़रूरी है, अनुसूची 6 की बात करना भी यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनुसूची 6 होती क्या है, देखो पूरे भारत में 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र, वहाँ का अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, और आपको पता है तिब्बत में अभी इतना क्या चल रहा था, आंदोलन चल रहा था सोनम वांगचुक जी के द्वारा, ठीक है। वो क्यों चल रहा था, 6 शेड्यूल को अपनाने की बात है। देखो 6 शेड्यूल में होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो यहाँ के समुदाय होते हैं ना, उनको ही पूरा अधिकार मिलता है किस चीज़ का, संस्कृति का, भूमि का, संसाधनों की रक्षा करने का। तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं वहाँ पर क्या नहीं कर सकती, इंटरवेन नहीं कर सकती है ना। तो जब वो गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं कर सकती तो वहाँ के प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, बने रहते हैं। तो यहाँ पर क्या नहीं है, राजस्थान तो अपना शेड्यूल 6 में है नहीं। अब जब राजस्थान शेड्यूल 6 में नहीं है तो देखो अब 100 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ों को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर खनन काम हो सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ। देखो जो राजस्थान है ना, राजस्थान में पूरी अरावली पर्वत का 90% भाग तो क्या है, अरावली का राजस्थान में, उस 90% में भी 90% भाग पर क्या है, 100 मीटर से कम ऊंचाई के क्या है, पर्वत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है राजस्थान के लोगों के लिए। इस वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, आंदोलन हो रहा है। अब हम ये आंदोलन तो होगा और मुझे लगता है कि ये आंदोलन सफल भी हो जाएगा, ठीक है। पर अब हम थोड़ा सा इसकी तरफ देखते हैं कि अगर ये अरावली श्रेणी काट दी जाती है, मतलब इरोजन इसका इरोजन तो वैसा भी हो रहा है, पर अगर मानवों द्वारा इसको काट दिया जाता है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखो एक सिंपल सा ज्योग्राफिकल फिनोमिना है कि ये जो रेंज है ये क्या रोक रही है भाई, इधर आने वाले जो वो है हमारी रेत है उसको रोक रही है, वो रोक रही है, साथ में मरुस्थल नहीं बनने दे रही है, मतलब मरुस्थल को सीमित रख रही है यहाँ तक, ठीक है। पर सोचो अगर यहाँ से रेत उड़ते उड़ते आई इधर, है ना, इधर अपना दिल्ली क्या बन जाएगा, बिल्कुल समतल बन जाएगा, रेत के बालू के नीचे दब जाएगा, हरियाणा दब जाएगा, ठीक है। अब देखो उत्तराखंड, हम आते हैं उत्तराखंड पे, तो उत्तराखंड पे जैसे ही ये सब होगा तो क्या होगा, देखो एक एल्बिडो की घटना आप जानते होंगे, एल्बिडो की घटना क्या होती है कि जो हमारे पर्वत होते हैं ना वो चमकते हैं, मतलब सफ़ेद होते हैं तो वो चमकते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश उन पे पड़ता है, तो क्या होती है कि वो किरण क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जब वो रिफ्लेक्ट हो जाती है तो वो उसमें संचय नहीं करती, जिससे वो पिघलते नहीं है, बहुत जल्दी नहीं पिघलते ग्लेशियर हमारे। लेकिन इस पर अगर रेत चिपक जाए, पूरी रेत जो यहाँ से थार के मरुस्थल से उड़ती हुई यहाँ आई थी वो चिपक जाए, तो सोचो वो क्या करेगी, ऊष्मा को अंदर लेगी, तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो हमारे डैम है उनका टूटने का खतरा होगा। अगर वो डैम के टूटने का खतरा होगा तो क्या होगा, पूरा उत्तराखंड अस्त व्यस्त हो जाएगा। उत्तराखंड के साथ साथ जो हमारे यूपी वाला जिला है ना, सॉरी राज्य है, ये इधर बिहार वाला राज्य है, इधर वेस्ट बंगाल वाला राज्य है, यहाँ क्या आएंगे, बाढ़ आएंगे। मतलब पूरा नॉर्थ इंडिया ही आप क्या समझ लो कि पूरा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखो ये फ़ोटोज़ क्यों लगाई हैं, इंपॉर्टेंट ये फ़ोटोज़ भी हैं। देखो पहले ही उत्तराखंड में क्या हो चुका है, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, वायु प्रदूषण। अब देखो यहाँ पर देखो, अब जो हमारे वैसे मैदानी वाले भाग हैं, जैसे देखो यहाँ पर कितनी ठंड बढ़ गई है, जैसे रुड़की है, खटीमा है, पंतनगर है। खैर इसका तो एक दूसरा कारण भी है, ये हम कल जो डेली न्यूज़ एनालिसिस करेंगे उसमें भी इसको देख लेंगे एक बार कि इसके कारण क्या है, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, टॉपिक से भटकते नहीं है, फिलहाल इधर ही आते हैं। तो उत्तराखंड पे इसका और क्या प्रभाव पड़ेगा, एक तो ये प्रभाव पड़ेगा, दूसरा क्या प्रभाव पड़ेगा, मानसून के मार्ग में बदलाव आएगा। तो उत्तराखंड में अनियमित बारिश होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। कभी तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी, कभी बहुत कम बारिश होगी। क्लाउड बर्स्ट वैसे ही हो रहे हैं, वो और ज़्यादा हो जाएंगे। उत्तर भारत का तापमान बढ़ेगा तो उत्तराखंड का भी तापमान बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, गति मतलब उनकी तेज़ गति हो जाएगी ग्लेशियर पिघलने की। फिर जो डस्ट स्टॉर्म है, मतलब धूल भरी आंधी है, उसमें बढ़ोतरी होगी तो वायु प्रदूषण तो होगा ही होगा, हवा ख़राब होगी, धूप कम आएगी तो फिर क्या होगा, हमारी ठंड भी बढ़ेगी, और फिर जब गर्मियों का मौसम होगा तो गर्मी भी बढ़ेगी। फिर वही पूरे उत्तर भारत में गर्मी बढ़ने से जंगलों में, देखो वैसे भी उत्तराखंड के जो जंगल हैं सबसे ज़्यादा घटनाएं हमको लगातार सालों दर साल बढ़ने में दिख रही है ना, कि फायर क्या होती है, फॉरेस्ट फायर हमेशा हमको देखने को मिलती है, और वो ज़्यादा होनी स्टार्ट हो गई है। तो इससे भी ये होगा, ठीक है। वैसे ही हमारे जल स्रोतों पर काफ़ी दबाव है ना, तो भूजल भी क्या होगा, उसका रिचार्ज भी कम हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी हरियाणा
और राजस्थान के जैसे जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो इतने सारे एस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। ये आपके ना मेंस, प्रीलिम्स, चाहे इंटरव्यू, ये आप तीनों ही एग्ज़ाम के लिए आपके लिए अब ये टॉपिक क्या हो चुका है, इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसलिए टारगेट यूकेपीएससी ने क्या करा है, एक वीडियो सीरीज़ शुरू करी है जिसमें अब हम एक टॉपिक में ही क्या करेंगे, पूरा विश्लेषण कर देंगे सारे चीज़ों का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ देखो, इस वीडियो को आप चाहें ना तो अपने स्टेटस में लगा सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूर आगे फॉरवर्ड करना चाहिए ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इसी के